Hello, my dear students. Welcome to this YouTube channel once again. And let us continue our discussion on electric charge and fields. The most important chapter in the first chapter, according to the CBSE board exam, In the last class, basically, I have discussed the syllabus also, and as well as we have started the topics of electric charge and fields. And in the first lesson, we have discussed already about the electric charge and its various properties. Basically, today what we will discuss about the electrification. इसका मतलब है कि चार्ज कैसे करते हैं. सो लेट अस फर्स्ट टेल यू अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स जिसको हम चार्ज करेंगे. मतलब एक कंडक्टर भी हो सकता है, उसको हम चार्ज करेंगे. एक इंसुलेटर भी हो सकता है, उसको भी हम चार्ज करेंगे. तो हाउ वी कैन चार्ज द बॉडी, दैट इज बेसिकली द मेथड ऑफ चार्जिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. बट बिफोर डिस्कसिंग दैट थिंग, लेट अस टेल यू समथिंग अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स. एंड यू आई थिंक यू नो अबाउट दिस थिंग्स. फिर भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. ओके, सो फर्स्ट थिंग यू नो कि there are different kinds of material, and basically there are three kinds of materials we have already you know in your from your earlier classes कि हमारे पास जो है ये कंडक्टर्स भी हो सकते हैं, कंडक्टर्स भी है, इंसुलेटर्स भी है, सेमीकंडक्टर्स भी है. और ये बेसिकली है क्या, ये जो मटेरियल्स का ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द कंडक्टिविटी यू कैन से. ओके, कैसे इसका जो कंडक्टिविटी है वो कैसा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसा है. सो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी यू कैन से कि कंडक्टिविटी के बेसिस में हम जो है ये मटेरियल्स को जो है हम थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. वन इज कंडक्टर्स, अनदर इज इंसुलेटर्स एंड अनदर इज सेमीकंडक्टर्स. अब बताओ ये कंडक्टर क्या होता है. कंडक्टर बेसिकली द मटेरियल्स व्हिच कैन पास इलेक्ट्रिसिटी इजीली, है ना. और चार्ज जो है इसके ऊपर थोड़ा सा इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना. सो अ कंडक्टर इज ए मटेरियल थ्रू व्हिच चार्ज फ्लो इजीली फ्लो हो पाते हैं. और बेसिकली जो ज्यादातर मेटल्स है वो बेसिकली कंडक्टर होते हैं. तो अब देखो, अगर इस कंडक्टर के ऊपर थोड़ा सा अगर हम चार्ज दे देंगे, इसको चार्ज करेंगे, सो मेथड ऑफ चार्जिंग क्या है वो हम पढ़ेंगे. लेकिन अगर हम इसको किसी तरीके से चार्ज कर देंगे तो चार्ज जो है एक जगह में नहीं रहेगा, इट विल डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द सरफेस ऑफ दिस मेटल. सो दिस इज हाउ इट इज कॉल्ड कंडक्टर, की चार्ज जो है इजीली पास हो सकता है, इजीली फ्लो हो सकता है इसमें. सिमिलरली we have another kinds of material called insulator. इंसुलेटर जो है इसमें क्या चार्ज फ्लो नहीं कर पाते हैं, है ना. मतलब अगर हम इस पोर्शन में इसको चार्ज करेंगे तो चार्ज जो है इसी पोर्शन में रह जाएगा. इट विल नॉट फ्लो, इट विल नॉट डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द मटेरियल्स. ये स्टिक हो जाएगा उसी रीजन में, इट विल स्टिक एट दैट पर्टिकुलर रीजन. इसको हम बोलते हैं इंसुलेटर. और इंसुलेटर जैसे कि सिल्क आप मान सकते हो, कॉटन थ्रेड्स, रबर, ये सब इंसुलेटर है. प्लास्टिक्स भी एक इंसुलेटर ही है. सिमिलरली ये इंसुलेटर एंड जो कंडक्टर है इसके बीच में एक मटेरियल आ जाता है जिसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर. और ये सेमीकंडक्टर जो है ये बहुत ही काम का है. हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में. वी हैव a separate unit for discussing this semiconductor materials. Involving this semiconductor materials, we have different kinds of physics, branch of physics we can call इलेक्ट्रॉनिक्स. सो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो दैट इज बेस्ड ऑन सेमीकंडक्टर. और सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी होता है वो इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर होता है. मतलब इंसुलेटर की तरफ एकदम नॉन कंडक्टर भी नहीं है और कंडक्टर की तरह एकदम बहुत अच्छा कंडक्टर भी नहीं है, तो बीच में आते हैं. लेकिन सबसे फायदा इसका ये है कि इसका जो कंडक्टिविटी है हम कंट्रोल कर सकते हैं बाहर से. दिस इज व्हाई इट इज मोर इंपॉर्टेंट एंड वी विल डिस्कस दिस थिंग लेटर. ओके, अब देखो हमारा जो मेन टारगेट है, आज का जो मेन टारगेट है, दैट इज हम चार्जिंग कैसे करते हैं. व्हाट आर द मेथड ऑफ चार्जिंग. चार्जिंग हम फ्रिक्शन से भी कर सकते हैं, हम कंडक्शन प्रोसेस में भी कर सकते हैं और इंडक्शन प्रोसेस में भी कर सकते हैं. सो वन बाय वन हम ये देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट को हम कैसे चार्जिंग कर सकते हैं. सो चलिए पहले हम देखते हैं कि फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक प्रोसेस है. क्योंकि इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कभी कभी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं. क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन से हम चार्ज कर सकते हैं. और ये जो फ्रिक्शन के थ्रू जो चार्जिंग करने का प्रोसेस है ये हम बहुत बचपन से ही करते रहते हैं. मैंने पहले ही एग्जाम्पल दिया था, फर्स्ट स्लाइड में इसका एग्जाम्पल दिया था. मैं अभी भी इसको दिखा सकता हूँ कि ऐसा जो चीजें है बाय फ्रिक्शन एंड इलेक्ट्रिसिटी, यू ऑलरेडी हैव फन विद दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स, है ना. कि फ्रिक्शन से जैसे कि देखो ये जो पीस ऑफ पेपर से इसको हम ऐसे कुम से अट्रैक्ट करवा सकते हैं बाय रबिंग द कुम इन आवर हेयर. ऐसे देखो ये जो बैलून्स है ये भी ऐसे अटक जाते हैं. और ये जो है एक पर्टिकुलर ये मशीन से जिसको हम बोलते हैं वेंडिग्राफ जनरेटर, वहां से भी हम इसको, ये एक्चुअली इसमें फ्रिक्शन से नहीं, फ्रिक्शन से ही होता है लेकिन हम ऐसे फिजिकली फ्रिक्शन नहीं करते हैं. यहाँ ऐसे एक कुछ बेल्ट से वो बेल्ट घूमते रहे, मतलब वो फ्लो बेल्ट ऐसे वो स्लाइड करते रहते हैं और ड्यू टू दिस यहाँ भी ऐसे इलेक्ट्रिसिटी
प्रोड्यूस होता है। तो देखो ये तो एक एग्जांपल है जिसके थ्रू हम कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस क्या है, क्यों होता है, ये हम समझेंगे। ये क्यों होता है ये समझना बहुत ही जरूरी है कि ये क्यों होता है ऐसे, ठीक है। तो देखो हम डिफरेंट जो मेथड्स पढ़ेंगे चार्जिंग का, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जो है दैट इज फ्रिक्शन। बाय फ्रिक्शन वी कैन शे, ओके। सो फ्रिक्शन से हम कर सकते हैं, लेकिन फ्रिक्शन से बेसिकली हम क्या करते हैं, देखो इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या है बेसिकली। देखो एक एटम्स में क्या होता है, एक एटम्स की एटम्स में क्या होता है, पहले तो न्यूक्लियस में एक पॉजिटिव चार्ज रहता है, इसका मतलब यहाँ जो है प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होते हैं। तो देखो इसके आसपास क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में, तो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अब देखो ये मान लो कि फास्ट ऑर्बिट, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाहर भी और अगर अलग अलग एक ऑर्बिट का हम बात करते हैं, ये सपोज इसके बाहर वाला ऑर्बिट है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स रहता है। और देखो ये जो बाहर वाला ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं चार्जिंग जब हम करते हैं। तो चार्जिंग का मतलब क्या है, बेसिकली ये पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या फिर नेगेटिव चार्ज हो सकता है। तो देखो अगर देखो इस एटम से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, मान लो कि एटम से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब ये चला जाएगा, इसका मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा। और जिस एटम्स में ये जाएगा, इस एटम्स पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही नेगेटिव चार्ज है। अब देखो ये जो मटेरियल्स का हम बात करते हैं, जैसे कि ये ग्लास रॉड है, तो ये मटेरियल जो है ऐसे तो एटम से ही बना हुआ है ना, बहुत सारे एटम्स है, मॉलिक्यूल से है यहाँ पर। तो वो बेसिकली क्या है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर उसके अंदर है, और बाहर जो है, बाहर वाला जो अलग अलग जो ऑर्बिट है उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन देखो प्रोटॉन जो है वो तो एकदम न्यूक्लियस में है, तो प्रोटॉन जो है वो चार्जिंग प्रोसेस में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि वो अंदर रहते हैं। तो देखो अगर हम क्या करते हैं, अगर हम रबिंग करते हैं, जैसे एक ग्लास रॉड है और यहाँ एक सिल्क है, सपोज इस सिल्क एंड ग्लास रॉड के बीच में एक रबिंग हो रहा है, हम रबिंग कर रहे हैं। तो रबिंग जब हम करेंगे क्या करेंगे, ये जो ग्लास रॉड है ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, ये सिल्क तक जाएगा। दोनों में रबिंग हो रहा है, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन जो है ये गेन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है देखो ये ग्लास रॉड से ये सिल्क तक ये मतलब चला जाएगा, ग्लास रॉड से सिल्क से ये ट्रांसफर हो जाएगा। तो जब मान लो कि यहां से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो यहां क्या होगा, 2 पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। सिमिलरली देखो यहां अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यहां तो नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। तो यहां अगर जैसे हम वो जब हम पढ़े थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तब भी मैंने बताया था कि अगर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ +2e चार्ज हो जाएगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहाँ -2e चार्ज हो जाएगा। तो ऐसे ही देखो बाई फ्रिक्शन हम इसको चार्जिंग कर सकते हैं। लेकिन फ्रिक्शन से जब हम चार्ज करते हैं तब क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट्स होता है ना, ये बेसिकली नॉन कंडक्टिंग होता है, इसका मतलब इंसुलेटर्स होता है। इसलिए मैं पहले वो जो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मटेरियल्स के बारे में बताया था, इसीलिए कि देखो इंसुलेटर्स जो है, अगर हम फ्रिक्शन से चार्जिंग करना चाहते हैं तो इंसुलेटर होना बहुत जरूरी है। मतलब दोनों में एक तो इंसुलेटर होना ही चाहिए, अदरवाइज ये चार्जिंग हम नहीं कर पाएंगे। अब देखो इसमें क्या होता है, इंसुलेटर में क्या होता है, मान लो कि जिस पोर्शन से रबिंग हो रहा है, सपोज ये पोर्शन रबिंग हो रहा है, इससे ये 2 पोर्शन में रबिंग हो रहा है, तो यहां से ही जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा यहां से रह जाएगा, जो नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा वो यहां से रह जाएगा। जैसे मैं पहले ही बता दिया इंसुलेटर के टाइम कि जहां ये क्रिएट होगा वो वहीं स्टिक कर जाएगा। तो ऐसे बाय यूजिंग फ्रिक्शन मेथड वी कैन प्रोड्यूस चार्ज एंड वी कैन मेक चार्ज, ओके। सिमिलरली देखो हमारे पास और भी 2 मेथड है, जैसे कि ये भी एक मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मेथड है। इंडक्शन मेथड में क्या होता है, हम ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है एक दूसरे के पास ले जाने का जरूरत नहीं है। ये एक का जो चार्ज है उसके इन्फ्लुएंस से अदर्स ऑब्जेक्ट जो है वो चार्जिंग हो जाता है, और इसमें कंडक्टर का भी चार्जिंग हो सकता है और इंसुलेटर का भी चार्जिंग हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ये, जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल हमने रखा है कि ये जो है एक स्फीयर है, सपोज मान लो कि ये कंडक्टिंग स्फीयर है, ये क्या है, ये बेसिकली एक कंडक्टिंग स्फीयर है, और ये सपोज मान लो कि ये भी एक कंडक्टिंग स्फीयर है, लेकिन ये पहले अनचार्ज था। क्या था, पहले अनचार्ज था। इसका मतलब अगर हम इसको ऐसे डिस्कस करना चाहेंगे तो ये अच्छा लगेगा कि सपोज मान लो कि यहाँ जो है, यहाँ एक अनचार्ज, ऐसे एक अनचार्ज स्फीयर है, और यहाँ जो है एक चार्ज स्फीयर है। सपोज यहाँ क्या है, एक चार्ज स्फीयर है जिसको हम पॉजिटिव चार्ज से चार्जिंग कर दिया। अब बताओ क्या होगा, अब बताओ कि ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है,
ये भी कंडक्टर है लेकिन ये चार्ज्ड है, और ये भी कंडक्टर है लेकिन ये अनचार्ज्ड है, अनचार्ज्ड है। तो कंडक्टर के अंदर क्या होता है, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, यू नो। अब देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेगा, इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसको इधर खींचेगा, तो सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर आ जाएगा, देखो इधर आ जाएगा। तो इधर क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो इधर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, देखो। तो इसका मतलब क्या है, ये जो है ये चार्ज्ड हो गया, तो इधर नेगेटिव और उधर पॉजिटिव, ऐसे ये चार्ज हो जाएगा, देखो वही दिखा ना, इधर नेगेटिव और उधर पॉजिटिव, है ना। तो ऐसे ये ड्यू टू दिस इंडक्शन प्रोसेस ये चार्जिंग हो जाता है, इसको हम बोलते हैं इंडक्शन। इसमें जो है इंड्यूस्ड हो गया चार्ज, देखो। और इंडक्शन प्रोसेस में हमेशा क्या होता है, जो पास वाला पोर्शन है ना, इधर जो चार्ज है, सपोज इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो पास वाला जो पोर्शन है ये हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब उल्टा होगा। और जो 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 पोर्शन मतलब दूर दूर रहेगा वो क्या होगा, वो सेम चार्ज होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि ये जो स्फीयर है, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता है ना, अगर सपोज मान लो कि ये नेगेटिव चार्ज होता, तब क्या होता, ये अगर नेगेटिव चार्ज हो जाता, नेगेटिव चार्ज हो जाता, तो ये जो अनचार्ज्ड स्फीयर है इसमें क्या होता बताओ, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसको रिपल्स करता था, तो ये इधर चला जाता था, और इधर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता तो इधर पॉजिटिव हो जाता था। तो देखो ये जो पास वाला पोर्शन है उसमें हमेशा ऑपोजिट चार्ज होगा, और जो दूर वाला पोर्शन है उसमें हमेशा सेम चार्ज होगा, ड्यू टू दिस इंडक्शन प्रोसेस। तो ये जो हमने बात कर रहे हैं इंडक्शन का, ये इंडक्शन प्रोसेस जो है, इस इंडक्शन प्रोसेस कंडक्टर के लिए है। और कंडक्टर के लिए ये खास बात ये है कि इसमें जो है ना पूरा इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है, पूरा मतलब पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन जितना पॉसिबल है वो आ जाता है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एटम्स के साथ उतना अच्छा बाइंडिंग में नहीं रहता है ना। इसके पीछे भी रीजन है, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो कंडक्टर में बेसिकली क्या होता है, हम ऐसे समझ सकते हैं कि उसके अंदर जो है बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इजीली इधर आ जाता है। लेकिन अगर नॉन कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, तो इलेक्ट्रॉन कहां रहता है, ऑर्बिट में रहता है, ऑर्बिट में स्टिक रहता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता रहता है, उसके ऊपर इन्फ्लुएंस जो है न्यूक्लियस का बहुत ज्यादा होता है। तो वो क्या करते हैं, देखो वो क्या करेगा इस टाइम, अगर मान लो कि एक एटम है ना, तो एटम में क्या होता है, एकदम न्यूक्लियस होता है बीच में, और ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, इसको अगर इन जनरल हम बताएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ये यूनिफॉर्मली ऐसे डिस्ट्रीब्यूट रहता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसका जो चार्ज सेंटर कहां होगा, ये अगर ऐसे यूनिफॉर्मली पूरा नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका जो सेंटर होगा वो सेंटर में ही होगा, इधर ही होगा, तो नेगेटिव चार्ज का सेंटर भी इधर ही होगा, है ना। तो देखो इन जनरल क्या होता है, एक एटम्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर सेम जगह में रहते हैं। ये चार्ज सेंटर का मैं बात बता रहा हूं, जैसे कि सेंटर ऑफ मास होता है ना, कि स्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो अंदर, एक रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो बीच में होता है। ऐसे ही अगर ऐसे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका भी जो सेंटर ऑफ चार्ज होगा वो बीच में होगा। तो आप देखो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो पॉइंट है वो सेम है। अब क्या होगा, सपोज मान लो कि एक एटम के लिए मैं पहले बताता हूं, और उसी एटम से ही तो ये पूरा जो मटेरियल है वो बना हुआ होता है। तो देखो एक एटम के लिए अगर हम यहां एक पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये पॉजिटिव चार्ज को इधर रिपल्स करेगा, ये नेगेटिव चार्ज को थोड़ा इधर लाने की कोशिश करेंगे। मतलब इसका जो सेंटर ऑफ एक सेंटर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर सेम था वो नहीं रहेगा, थोड़ा सा वो क्या होगा, डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। तो इन दैट केस क्या होगा, देखो इसका जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वो थोड़ा ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसा हो जाएगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज में थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम डाइपोल बोलते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में थोड़ा अगर डिस्टेंस बन गया तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी ये समझना सफिशिएंट है कि अगर हम यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज को रख देते हैं तो इसका जो ओरिएंटेशन है थोड़ा बिगड़ जाते हैं, है ना। तो देखो ये एक जब मटेरियल्स होगा, एक पूरा मटेरियल्स होगा, तो उसके अंदर तो ऐसा नहीं है कि एक ही एटम होगा, उसके अंदर तो ऐसे बहुत सारे एटम्स ऐसे एटम्स जो है वो ऐसे डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, जो एटम्स है वो ऐसे डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। और जब ये डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, इसका नेगेटिव पॉजिटिव सेम पैटर्न में होगा। अगर इधर एक प्लस क्यू चार्ज को हम रख देते हैं तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो इधर होगा हम यहाँ भी नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे हो जाएगा, है ना। अब देखो ये अंदर वाला पोर्शन जो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो इधर नेगेटिव हो जाएगा और इधर जो है पॉजिटिव हो जाएगा, ये बीच वाला जो है सब कैंसिल हो जाएगा। तो देखो अल्टीमेटली यहाँ एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो सेम ही हुआ, देखो ये पॉजिटिव चार्ज रखा है तो जो नियर वाला जो पोर्शन पार्ट है वो वहां क्या हो रहा है,
ऑपोजिट चार्ज हो रहा है, और जो फार पार्ट है उसमें क्या हो रहा है, देखो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। तो इंडक्शन प्रोसेस में चाहे वो कंडक्टर हो या फिर नॉन कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो, ये जो है ये पैटर्न फॉलो करेगा हमेशा। लेकिन देखो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि अगर ये कंडक्टर होता, मान लो ये क्यू चार्ज है, तो यहां हो जाएगा माइनस क्यू, यहां हो जाएगा प्लस क्यू, सेम ही होगा अगर ये कंडक्टर होगा तो। लेकिन अगर जैसे ये इंसुलेटर है तो ये इससे थोड़ा कम होगा, ये माइनस क्यू डैश और प्लस क्यू डैश हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्यू डैश जो है ये हमेशा लेस देन क्यू होगा, क्योंकि ये इंसुलेटर है, ये पूरा का पूरा इंड्यूस नहीं कर पाएगा इसको, क्योंकि इसके अंदर जो चार्ज का सेपरेशन होके हो रहा है, फ्री नहीं है कि इधर आ जाएगा। जैसे कि कंडक्टर के टाइम क्या हो रहा था, कंडक्टर्स के टाइम ये हो रहा था कि ये जो है अगर मान लो कि ये प्लस क्यू चार्ज है ना, तो ये एकदम माइनस क्यू, ये प्लस क्यू हो जाएगा, इधर एकदम इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर ये इंसुलेटर है तो बराबर नहीं होगा, अगर ये इंसुलेटर है तो बराबर नहीं होगा, थोड़ा सा कम होगा। समझ में आया? लेकिन इसका जो प्रोसेस मतलब जो फाइनल एंड रिजल्ट है और नेचर जो है चार्ज का वो सेम ही होगा। जो नियर पोर्शन है उसमें माइनस होगा और जो फार वाला पोर्शन है उसमें क्या होगा, उसमें प्लस होगा। क्लियर? देखो और एक प्रोसेस भी तो है हमारे पास, क्या है प्रोसेस, और एक प्रोसेस जो है चार्ज बाय कंडक्शन। देखो कंडक्शन में अगर हम चार्ज करते हैं, कंडक्टिंग प्रोसेस में चार्ज करते हैं, तो ये दोनों जो है ये कंडक्टर होना चाहिए, और इसको एक कंडक्टर से अगर हम ऐसे जुड़ देते हैं तो यहां से यहां जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज जो हो तो नेगेटिव चार्ज, ऐसे ऐसे फ्लो हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही कंडक्टर है। तो कंडक्टर के प्रोसेस में ये वेरी सिंपल प्रोसेस है, दोनों ही अगर कंडक्टर है तो, और एक कंडक्टर वायर से इसको इस दोनों को अगर हम जुड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो इजीली चार्ज जो है फ्लो हो जाता है। अगर ये पहले से अनचार्ज है तो ये चार्ज हो जाएगा। मतलब अगर हम इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, देखो अगर हम मान लेते हैं कि ये जो है ये चार्ज है और ये जो है ये अनचार्ज है ना, तो ये पहले से चार्ज था, सपोज मान लो कि ये चार्ज था, है ना, और ये अनचार्ज था। अगर हम इसको ऐसे जोड़ देते हैं तो ये जो चार्ज है ऐसे चला जाएगा, फिर यहाँ पर भी ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ऐसे हम ये इस प्रोसेस में भी चार्जिंग कर सकते हैं। लेकिन इंडक्शन जो है ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि इंडक्शन प्रोसेस में दोनों को हम चार्ज कर सकते हैं, कंडक्टर को एज वेल एज इंसुलेटर्स को। लेकिन देखो कंडक्शन प्रोसेस में ओनली हम चार्ज कर सकते हैं कंडक्टर को, और एक जो प्रोसेस था दैट इज बाय फ्रिक्शन, उसमें दोनों ऑब्जेक्ट्स में एक तो इंसुलेटर होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा, है ना। अब देखो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि चार्जिंग तो हम कर रहे हैं और चार्जिंग करने के बाद हम देख रहे हैं कि चार्ज जो है ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो चार्ज जब ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसका जो चार्ज डेंसिटी है वो हम निकालेंगे, चार्ज डेंसिटी। तो इसलिए देखो मैं जब इलेक्ट्रिक क्वांटाइजेशन का बात किया था तब मैंने बताया था कि मैक्रोस्कोपिक लेवल में हम क्वांटाइजेशन का बात नहीं करता है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं बोलते हैं। उस टाइम हम चार्ज डेंसिटी का बात करते हैं कि कितना चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम में या फिर पर यूनिट एरिया में या फिर पर यूनिट सरफेस में, वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं। तो देखो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो देखो पहले ये चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। वन इज, एक तो है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, हर एक जगह में ये सेम काइंड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसका मतलब इस पोर्शन में जितना चार्ज आपको मिलेगा, इस पोर्शन में उतना ही चार्ज मिलेगा। इस पोर्शन ये या यहाँ अगर हम एक स्मॉल पोर्शन लेते हैं तो यहाँ आपको जितना चार्ज मिलेगा यहाँ भी उतना चार्ज मिलेगा, यहाँ जितना मिलेगा यहाँ भी उतना ही चार्ज मिलेगा। तो हम इसको बोलते हैं कि ये जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहां क्या होता है, देखो कहीं चार्ज जो है ज्यादा होता है तो कहीं कम हो जाता है। देखो मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है हर जगह में, हर एक पोर्शन में, देखो यहाँ जितना एरिया लिया है यहाँ भी उतना ही एरिया लिया है, लेकिन यहाँ जितना चार्ज है यहाँ उतना चार्ज नहीं है। सिमिलरली अगर हम यहाँ एक एरिया लेते हैं, देखो यहाँ उतना चार्ज नहीं है। तो ऐसे अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हर एक पोर्शन में अलग अलग होता है या फिर एक जैसा नहीं होता है हर एक पॉइंट में, तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। अगर एक जैसा है तो मतलब हर एक एरिया में, हर एक वॉल्यूम में, अगर हमको हर एक लेंथ में अगर हमको सेम काइंड्स ऑफ सेम अमाउंट ऑफ चार्ज मिलेगा, मतलब सेम डिस्टेंस में या फिर सेम एरिया में या फिर सेम वॉल्यूम में सेम चार्ज मिलेगा, तो हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। अगर नहीं मिलेगा तो उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। सो लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस वी विल डिस्कस अबाउट यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। बहुत ही कम जगह ऐसा आएगा जहां हम नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का बात करेंगे। तो देखो बेसिकली
ये चार्ज डेंसिटी होता क्या है बेसिकली? चार्ज डेंसिटी जो है, जैसे हम लोग मास डेंसिटी पढ़ते हैं ना कि मास अपन वॉल्यूम, कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, ऐसे ही हम चार्ज डेंसिटी का मतलब हम पढ़ेंगे कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है। लेकिन इसमें हम ओनली वॉल्यूम नहीं देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री ऑफ द ऑब्जेक्ट हम पर यूनिट लाइन में भी देखेंगे और पर यूनिट एरिया में भी देखेंगे। सो इसलिए हम चार्ज डेंसिटी को थ्री टाइप्स चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज डेंसिटी को हम थ्री कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ते हैं। सो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक होता है क्या, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है। एक होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है। और एक होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसका मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होता है। ओके, अब हम एक एक करके ये डिस्कस करेंगे। जैसे पहले जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? ये होता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है। जैसे कि मान लो यहां अगर हम देखते हैं कि एल लेंथ में अगर हमारा क्यू चार्ज है तो यूनिट लेंथ में क्या होगा, क्यू अपॉन एल। तो यूनिट लेंथ में जितना चार्ज है उसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो Q अपॉन L जो है उसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो देखो चार्ज ऑन द एलिमेंट, इसको अगर हम Q बोलते हैं, और लेंथ ऑफ द एलिमेंट इसको अगर हम L बोलते हैं, तो लैम्डा इज बेसिकली क्या होगा, देखो Q अपॉन L। तो ये हो गया चार्ज डेंसिटी का एक जस्ट मैथमेटिकल फॉर्मूला, यू कैन से लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L। अब देखो यहां जो है देखो यहां क्या हो रहा है, देखो ये अगर हम ऐसे एक रिंग का बात करते हैं जिसका रेडियस r है, तो इस रिंग के लिए ये l कितना होगा, देखो इसका पेरीमीटर होगा, तो l क्या हो जाएगा 2πr। सो ऐसा रिंग जैसा स्ट्रक्चर अगर है, इन दैट केस हम लैम्डा को ऐसे भी लिख सकते हैं q अपॉन 2πr। और यहां से देखो सिंपली लैम्डा का जो यूनिट डायमेंशन है वो भी हम लिख सकते हैं, लैम्डा ऐसा ही क्या होगा बताओ, कूलम पर मीटर होगा, कूलम पर मीटर होगा, वेरी सिंपल है ना। ऊपर q है नीचे l है, कूलम पर मीटर हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बट मैं पहले ही बता दिया था कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो टू काइंड्स होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक है यूनिफॉर्म, एक है नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म के लिए तो ये हो जाएगा Q अपॉन L, सिंपली यू कैन डिफाइन। बट अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब अलग अलग जगह में अलग अलग लाइन में आपको अलग अलग चार्ज मिलेगा, मतलब जैसे कि मान लो कि ये एक है, ये लाइन है, और इस लाइन में हर एक जगह में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है। सो इन दैट केस हम क्या करेंगे, देखो इन दैट केस हम क्या करेंगे कि स्मॉल लाइन एलिमेंट लेंगे dl, जहां जो चार्ज होगा dq। तो इन दैट केस हम लैम्डा को डिफाइन करेंगे ऐसे, जो q बाई l था इसमें हम कैलकुलस ले आएंगे, दैट विल बी लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा इन दैट केस dq अपॉन dl। इसको हम इन जनरल एक डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, जनरल डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म केस जो है वो हमेशा जनरल होता है। तो यहां से हम q कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो पहला वाला जो था इसमें तो q हम आराम से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना। सो q इक्वल टू सिंपल हो जाएगा देखो लैम्डा इनटू l। बट यहाँ q इक्वल टू लैम्डा l तो डायरेक्ट नहीं होगा, तो यहाँ इंटीग्रेशन करना पड़ता है। यहाँ क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो देखो dq इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा dl, लेकिन लैम्डा कांस्टेंट नहीं है, लैम्डा इज अ फंक्शन ऑफ l। वहां क्या था, लैम्डा कांस्टेंट था। लैम्डा कांस्टेंट का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म है, हर एक जगह में सेम है। लेकिन लैम्डा जब वेरिएबल होगा, हर एक डीएल में हर एक लेंथ में लैम्डा सेम नहीं है, तो लैम्डा इज ए फंक्शन ऑफ एल। सो इन दैट केस इफ यू टेक इंटीग्रेशन बोथ साइड, सो यू विल गेट q इक्वल टू इंटीग्रेशन लैम्डा डीएल। और ये लिमिट जो होगा, सपोज a टू b में लिखता हूं इन जनरल, इट विल डिपेंड ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। इसका ज्योमेट्री क्या है, हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे चूज कर रहे हैं, इसके हिसाब से इसको हम लेंगे, इस लिमिट को हम लेंगे। हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन भी हम करेंगे इसके ऊपर, सो यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। ओके, अब देखो इन द सेम वे यू कैन डिफाइन सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसमें ऑब्वियसली क्या होगा, चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट एरिया। ऑब्वियसली वहां क्या था, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ होगा चार्ज पर यूनिट एरिया। तो देखो यहाँ अगर हम चार्ज ऑन एलिमेंट अगर हम Q बोलते हैं और एरिया ऑफ एलिमेंट अगर हम S बोलते हैं, तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन S। तो यहां से अगर हमको Q निकालना है तो Q विल बी सिंपली सिग्मा इंटू S। एंड अगेन अगर ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम Q अपॉन S नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, इन दैट केस dq अपॉन ds लिखेंगे। अब देखो यहां भी अगर हम एक डिस्क मिल जाए ना, ऐसे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एक डिस्क मिल जाए जिसका रेडियस r है और चार्ज q है, तो यहां क्या लिखेंगे बताओ, इसके लिए क्या लिखेंगे, सिग्मा इक्वल टू q अपॉन ये एरिया कितना होगा पाई r स्क्वायर। तो हम सिग्मा को इन दैट केस एक पर्टिकुलर शेप के लिए ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अदरवाइज सिग्मा इक्वल टू q अपॉन s इन जनरल नोटेशन फॉर द यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। बट फॉर नॉन यूनिफॉर्म केस हम अगेन सिग्मा को कैसे लिखेंगे, dq अपॉन ds लिखेंगे। सिग्मा इज द
सरफेस चार्ज डेंसिटी, सो इसको हम dq अपॉन ds लिखेंगे। फिर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो dq इज इक्वल टू सिग्मा ds हो जाएगा, एंड इफ यू इंटीग्रेट बोथ साइड यू विल गेट q एंड दैट विल बी इंटीग्रेशन सिग्मा ds। हियर आल्सो द लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन एंड द ds, बेसिकली दिस इज इंपॉर्टेंट, इज ds कि सिग्मा s के ऊपर कैसे डिपेंड है वो भी एक रिलेशन चाहिए, एंड उसके हिसाब से अगर हम ds को लिखते हैं और सिग्मा को लिखते हैं, एंड विथ प्रॉपर लिमिट we can find out the q, the total charge, and we will discuss this kinds of problems. Okay, don't worry. Next question, next topic जो है that is volume charge distribution in continuation of linear charge density, surface charge density, then we have in our hand volume charge density, and this volume charge density is defined as what charge per unit volume. So अगर एक वॉल्यूम भी लेते हैं तो चार्ज q होता है, तो q अपन भी हम लिख सकते हैं रो, इसको हम रो से डिनोट करते हैं। अब देखो अगर ऐसे एक स्फीयर मिल गया जिसका रेडियस r है, जिसका रेडियस r है ना, ऐसे अगर एक स्फीयर मिल गया जिसका रेडियस r है, तो इन दैट केस इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 pi r क्यूब, यू नो। सो इन दैट केस हमारा जो रो होगा दैट इज q अपॉन 4/3 pi r क्यूब, है ना। तो वेरी सिंपल, एंड यहां भी हम ऐसे ही करेंगे फॉर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम रो को कैसे लिखेंगे dq अपॉन dv, रो को कैसे लिखना पड़ेगा बताओ, रो इज इक्वल टू हो जाएगा इन दैट केस ऑल्सो dq अपॉन dv। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इसको भी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, सो dq इक्वल टू हो जाएगा देखो रो dv, है ना। तो रो dv करने के बाद बोथ साइड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, सो q इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन रो dv। यहां भी जो लिमिट है डिपेंड करेगा, लिमिट है एक्चुअल में डिपेंड करेगा ऑन द वॉल्यूम, है, एंड रो v के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा वो भी दिया रहेगा इन द प्रॉब्लम। ओके, सो हम ये देखेंगे। अब देखो धीरे धीरे हम इसको समझते हैं थ्रू प्रॉब्लम, क्योंकि ये तो बेसिक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का हम तब तक नहीं समझेंगे जब तक थोड़ा बहुत इसका एप्लीकेशन ना करते हैं। तो देखो एक प्रॉब्लम्स जाने से पहले मैं इसको एक बार एक पेज में इसको पूरा का पूरा जो हमारा डिस्कशन है वो हमने यहां दिखा दिया। जैसे कि देखो कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में q अपॉन एल होता है, इसका यूनिट है, डायमेंशन है, इसको q अपॉन एल लिखते हैं, फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला dq अपॉन dl लिखते हैं। सिमिलरली ये फॉर्मूला अगर हम इसको रिंग के लिए लिखेंगे तो ये 2 pi r हो जाता है, यू नो, यहाँ 2 pi r हो जाता है। सिमिलरली सिग्मा pi r स्क्वायर हो जाता है, और यहाँ 4/3 pi r क्यूब हो जाता है, देखो वॉल्यूम। सिमिलरली dq बाई da लिखा है, इसमें s भी लिख सकते हैं हम, ऐसा नहीं, एरिया को हम s से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली रो इज इक्वल टू dq अपॉन dv। तो ये फॉर्मूला जो है यूज होगा नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में। तो देखो हम एक न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तो यहाँ जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन बेसिकली है क्या, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑन लीनियर चार्ज डेंसिटी, यू कैन इजीली डू। अ थिन वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, इसका मतलब इसका जो लेंथ है इट इज गिवन 2 मीटर, लेंथ इज गिवन एज 2 मीटर। ओके, अब देखो कैरीज अ टोटल चार्ज ऑफ 8 माइक्रोकूलम, इसका मतलब q इज आल्सो गिवन, q को हम स्मॉल भी लिख सकते हैं, कैपिटल भी लिख सकते हैं, 8 माइक्रोकूलम। अब बताओ, मैंने पहले ये बता दिया था कि 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 कूलम, सो इट विल बी जस्ट इक्वल टू 8 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, है ना। तो L इक्वल टू 2 मीटर एंड Q इज इक्वल टू 8 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। अब क्या निकालना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि लैम्डा का जो फॉर्मूला है Q अपॉन L, यू नो। अब देखो इसको अगर हम लिखते हैं, Q का वैल्यू पुट कर देते हैं 8 इंटू 10 टू द पावर -6, और L का जो वैल्यू है दैट इज 2 मीटर। सो ये वेरी सिंपल हो गया, देखो 4, सो लैम्डा इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम पर मीटर। सो ये हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला जो है ऐसे भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं थ्रू डायरेक्ट फॉर्मूला। ओके, लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L। लेकिन सारा क्वेश्चन जो है ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला से नहीं होगा, धीरे धीरे हम समझ जाएंगे इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, सर्कुलर मेटल प्लेट ऑफ रेडियस 0.5, एक सर्कुलर मेटल प्लेट का बात कर रहे हैं। मैं अभी देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी के टाइम इसको बताया था कि अगर ऐसे अगर एक मेटल प्लेट आ जाएगा, ऐसे अगर एक मेटल प्लेट आ जाएगा तो क्या होगा। तो सर्कुलर मेटल प्लेट ऑफ रेडियस 0.5 मीटर, सो इसका रेडियस गिवन है, सो एक लिखते हैं। देखो इसका रेडियस जो है दैट इज 0.5 मीटर, कैरीज अ टोटल चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम, इसका मतलब Q जो है दैट इज 10 माइक्रोकूलम, और 10 माइक्रोकूलम का मतलब है 10 इंटू 10 टू द पावर -6, दैट इज 10 टू द पावर -5 कूलम। ओके, 10 टू द पावर -5 कूलम। नाउ इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, देखो क्या लिखा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका मतलब हम इजीली
इजीली सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, ये फॉर्मूला या फिर क्यू अपॉन एस ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो व्हाट इज द चार्ज डेंसिटी वी हैव टू फाइंड आउट। तो एस क्या होगा इसमें पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो एस को हम लिख सकते हैं एज ए पाई आर स्क्वायर। सो इट विल बी जस्ट क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर, है ना, क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब देखो अगर हम इसका वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्यू जो है दैट इज 10 टू द पावर -5 अपॉन पाई का वैल्यू 3.14 एंड आर का वैल्यू 0.5 यहाँ गिवन है। तो इट विल बी जस्ट 0.5 होल स्क्वायर। सो ये सिग्मा जो है ये आ जाएगा। नाउ इफ यू कैलकुलेट दिस यू कैन इजीली फाइंड आउट व्हाट इज द सिग्मा एंड आई थिंक यू कैन डू दिस कैलकुलेशन एंड इट विल बी कूलम पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो वेरी सिंपल है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.2 मीटर, इसका मतलब स्फीयर का रेडियस इज गिवन दैट इज 0.2 मीटर, हैज अ टोटल चार्ज ऑफ 6 माइक्रोकूलम, इसका मतलब Q जो है दैट इज 6 माइक्रोकूलम एंड दैट इज इक्वल टू 6 into 10 to the power -6 कूलम, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम। सो व्हाट इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो गया, रो इज इक्वल टू Q अपॉन V और V फॉर स्फीयर हो जाएगा देखो 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। सो ये 3 जो है ऊपर जाएगा, सो इट विल बी जस्ट 3Q अपॉन 4 पाई आर क्यूब। अब देखो वैल्यू पुट करते हैं एंड कैलकुलेशन यू कैन डू इजीली। सो 3 into 6, 3 into Q क्या है 6 into 10 to the power -6। अब देखो नीचे क्या है 4 पाई आर क्यूब, सो इट विल बी 4 into 3.14, है ना। अब देखो R क्या है, R क्या है, R इज गिवन है 0.2, सो इट इज जस्ट 0.2 होल क्यूब। सो ये क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा बताओ, कूलम पर मीटर क्यूब हो जाएगा क्योंकि ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। तो देखो ये जो तीन प्रॉब्लम मैंने लिया था ये सिंपली यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। लेकिन अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब ये अगर नॉन यूनिफॉर्म है, तब क्या करेंगे हम, ओके तब हम क्या करेंगे, देखो तब हम क्या करेंगे, देखो ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, एक यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ हम चलते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें बोल रहे हैं कि अ थिन रॉड ऑफ लेंथ L इक्वल टू 2 मीटर हैज अ नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी गिवन बाय लैम्डा x इक्वल टू 2x माइक्रोकूलम पर मीटर। इसका मतलब देखो लैम्डा इज अ फंक्शन ऑफ x, लैम्डा कांस्टेंट नहीं है यहाँ, तो लैम्डा कितना गिवन है, लैम्डा इज अ फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2x, या फिर आप सिंपल ऐसे लिख सकते हैं कि लैम्डा इक्वल टू 2x। अब बताओ यहां से टोटल चार्ज हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमने अभी कैलकुलेशन किया था कि Q जो है उसमें इंटीग्रेशन लैम्डा dl होता है, तो ऐसे था फॉर्मूला। लेकिन देखो यहाँ एज ए फंक्शन ऑफ x है तो हम इसको dl नहीं लिखेंगे, dx लिखेंगे, तो इट विल बी जस्ट इंटीग्रेशन लैम्डा dx। तो क्या होगा इंटीग्रेशन लैम्डा dx। अगर आप ये फॉर्मूला को अगर डायरेक्ट फॉर्मूला को अगर आप भूल जाते हैं तो इसको ऐसे यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे कर दो, आप ऐसे करो, देखो मैं बता रहा हूं और भी इजी हो जाएगा आपके लिए। सिंपल यहाँ लैम्डा गिवन है तो लैम्डा इज इक्वल टू 2x कर दो। अब देखो लैम्डा को हम लिख सकते हैं dq अपॉन dx, है ना। तो लैम्डा इज नथिंग बट dq अपॉन dx, क्योंकि यहाँ x है तो l तो नहीं है, तो यहाँ डिस्टेंस को x से रिप्रेजेंट किया है तो हम भी dq बाई dx लिखेंगे, तो इट विल बी जस्ट इक्वल टू 2x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या 2 dq हो जाएगा देखो 2x dx। अब देखो बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दो, 2 कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा। अब देखो x का लिमिट क्या है, ये लिखा है कि द थिन रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर, इसका मतलब x जो है ये 0 to 2 लिख सकते हैं, और q जो है टोटल इंटीग्रेशन dq का मतलब ये q हो जाएगा, टोटल चार्ज q हो ही जाएगा ये। तो अब अगर ये टोटल चार्ज q आ जाएगा तो इट विल बी 2 इंटू, देखो ये x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x dx क्या होता है, x स्क्वायर अपॉन 2 होता है, और इसका जो लिमिट अगर हम इसको लिख देते हैं 0 to 2 तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, ये 2 आप कैंसिल कर सकते हो, तो ये हो जाएगा देखो 4 - 0 2 स्क्वायर है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो 2 स्क्वायर मतलब 4 - 0 है ना, तो इट विल बी 4 कूलम हो जाएगा। देखो तो टोटल चार्ज कितना होगा, वेरी सिंपली हम निकल सकते हैं इसको बाय यूजिंग दिस इंटीग्रेशन प्रोसेस, दैट इज 4 कूलम। सिमिलरली फॉर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ एक चैलेंज ये आएगा कि ये जो ds जो है वो निकालना है, देखो क्योंकि देखो यहाँ सिग्मा इज गिवन, देखो सिग्मा इज गिवन, अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस गिवन है 3 मीटर, हैज ए नॉन यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन बाय सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 5 where r is the distance from the center, find the total charge on the disk। तो डिस्क में टोटल चार्ज निकालना है, तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये सिग्मा जो है ये गिवन है, देखो सिग्मा जो है 5r इन टर्म्स ऑफ माइक्रो कूलम गिवन है ना, तो ये कूलम नहीं माइक्रो कूलम होगा, पहला लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही होना चाहिए था, हाँ ये माइक्रो कूलम होगा, क्योंकि देखो यहाँ जो है माइक्रो कूलम पर मीटर में गिवन है, तो ये कूलम नहीं माइक्रो कूलम होगा, अगर कूलम दिया रहता तो कूलम होता। अब देखो सिग्मा इज इक्वल टू 5r, तो इसमें सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, dq बाई ds लिखेंगे,
तो डी क्यू बाई डी एस इक्वल टू 5 आर हो गया। तो डी क्यू क्या होगा बताओ, 5 आर इंटू डी एस। अब देखो अगर हम इसको इंटीग्रेशन करने की कोशिश करते हैं तो प्रॉब्लम क्या है, आर है और ये डी एस है, तो एस को तो इन टर्म्स ऑफ आर लिखना है ना, तब तो ये होगा। तो अब हम कैसे कर सकते हैं इसको, देखो इसका भी एक तरीका मैं बता रहा हूं। क्यू इक्वल हो जाएगा 5 इंटू इंटीग्रेशन आर डी एस, लेकिन डी एस को लिखना है सही तरीके से। अब बताओ सिग्मा के लिए, अब बताओ ये जो है डिस्क के लिए, डिस्क का एक्चुअल में जो एरिया है, एरिया का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है बताओ, एस इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आप एक काम करो, इसको ना डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू आर। देखो सबसे इजी प्रोसेस है, तो अगर आर से आर विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाएगा ds अपॉन डी आर। ये स्मॉल आर जो है एनी रेडियस, एनी जनरल रेडियस, तो ds अपॉन डी आर कितना होगा बताओ, पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2r। तो देखो ds क्या होगा बताओ, ds होगा 2 पाई आर, इधर तो है ही, और ये dr को इधर ले आओ तो ये dr हो जाएगा। तो ds इक्वल टू 2 पाई आर dr, तो यहां आपको क्या लिखना पड़ेगा 2 पाई आर dr। सो 5 इंटू देखो इंटीग्रेशन r इंटू ये हो जाएगा 2 पाई आर dr। अब क्या करना है, 2 पाई कांस्टेंट है बाहर ले आओ तो 10 पाई हो गया, इंटीग्रेशन में हो जाएगा आपका आर स्क्वायर dr। और देखो इसका लिमिट होगा 0 to 3, क्योंकि फाइनल रेडियस तो 0 to 3 है ना टोटल रेडियस। क्योंकि देखो ये जो है सपोज मान लो कि ये एक डिस्क है, तो ये एस इक्वल टू जो पाई आर स्क्वायर लिखे बीच वाला कोई एक पोर्शन है आर, तो ये आर जो है 0 to कितने तक जाएगा, 3 तक जाएगा, 0 to 3 तक जाएगा। तो इसको हम 0 to 3 से ऐसे हम इंटीग्रेशन करते हैं तो आ जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, देखो क्या होगा, देखो 10 पाई इंटू इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी आर, और इसका लिमिट जो है 0 to 3, और ये जो है दैट इज इक्वल टू टोटल चार्ज क्यू। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 पाई, और आर स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है दैट इज आर क्यूब बाई 3 होता है, आर क्यूब बाई 3, और इसको हम 0 to 3 ऐसे लिमिट ले सकते हैं। 3 को बाहर लेकर लो तो 10 पाई अपॉन 3, और यहां देखो पहले अपर लिमिट होगा तो 3 क्यूब माइनस 0, और 3 क्यूब होता है क्या 27, सो 10 पाई बाई 3 इंटू 27 हो जाएगा, 3 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 पाई माइक्रो कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। सॉरी ये टोटल चार्ज है तो माइक्रो कूलम है ना। तो ऐसे हम निकल सकते हैं इसको। तो ऐसा नहीं है कि एस है तो एस से इंटीग्रेशन हो जाएगा, नहीं होगा, या फिर आर है तो यहां आप डी आर लिख दोगे। इसको सही तरीके से इसका जो डीएस है वो निकालना पड़ेगा। ओके, और ये डीएस जो है ना, ये एक्चुअली ये डीएस को रिप्रेजेंट कर रहा है 2 पाई आर डी आर। मतलब यहां अगर हम थोड़ा सा विड्थ ले लेते हैं डी आर, तो उसी डी आर को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। इसी इसका विड्थ अगर डी आर है ना, तो ये जो स्मॉल वाला डिस्क है इसका जो एरिया है ये बेसिकली डीएस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट ऐसे ही हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, तब ये जो टॉपिक्स है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो देखो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम कैसे करेंगे, यहां देखो रेडियस तो 2 मीटर गिवन है, एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो से गिवन है। तो रो इज बेसिकली 3r, क्या गिवन है 3r माइक्रो कूलम पर मीटर है। अब देखो रो को हम कैसे लिख सकते हैं, इन द सेम वे इसको हम लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन डीवी, है ना। सो दैट इज 3r। अब देखो डीवी को इधर ले जाना पड़ेगा, तो डी क्यू क्या होगा 3 इंटू आर डीवी हो जाएगा, और इसको अगर हम बोथ साइड में इंटीग्रेशन करते हैं तो ऐसे होगा। अब देखो डीवी को लिखना है इन टर्म्स ऑफ डी आर, तो भी क्या होता है बताओ, भी होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। एक स्फीयर के लिए भी क्या होता है 4/3 इंटू पाई आर क्यूब जनरल रेडियस के लिए। अब देखो इसको अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर, तो डीवी अपॉन डी आर क्या हो जाएगा, डीवी अपॉन डी आर विल बी 4/3 पाई, और ये जो आर क्यूब है इसको हम लिख सकते हैं 3r स्क्वायर, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ आर क्यूब इज 3r स्क्वायर। अब देखिए 3 जो है कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी जस्ट 4 पाई आर स्क्वायर, यू कैन सी, है ना। सो डीवी क्या होगा, देखो डीआर को इधर ले जाओ तो 4 पाई आर स्क्वायर डीआर हो जाएगा। अब देखो इसको लिखते हैं, तो क्यू क्या होगा बताओ, 3 इंटू इंटीग्रेशन आर इंटू डीवी के जगह में हम लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर डीआर। अब देखो 4 पाई तो कांस्टेंट है, तो इधर आ जाएगा तो 12 पाई हो जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर हो जाएगा आर क्यूब इंटू डी आर, है ना, आर क्यूब इंटू डी आर। अब इसको क्या करना है, इसको इंटीग्रेशन करना है विद द लिमिट 0 to 2, क्योंकि रेडियस 2 गिवन है, तो 0 to 2। तो देखो फाइनल क्या होगा, फाइनल क्यू जो होगा दैट इज 12 पाई इंटू इंटीग्रेशन 0 to 2 आर क्यूब डी आर, ये हो जाएगा। अब देखो आर क्यूब डी आर है, इसका मतलब क्या होगा बताओ, 8 to the power 4/4, 8 to the power 4/4 इंटीग्रेशन 0 to 2। एक काम करो, इससे कांस्टेंट है इसको इसे काट दो तो 3 पाई आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 to the power 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0। तो 2 to the power 4 कितना होता है बताओ, 16 होता है ना, 16 होता है, तो इट विल बी 48 पाई माइक्रो कूलम। तो ऐसे हम कर सकते हैं, वेरी सिंपल। देखो जस्ट इंटीग्रेशन करना है, और ये जो प्रॉब्लम से बेसिकली जेईई एंड नीट में आते हैं, है ना। बोर्ड एग्जाम में तो ऐसा क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन मेरा
जो एक्चुअल में गोल है वो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम में रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं पूरा थ्योरी पढ़ा दूंगा और बता भी दूंगा अगर आप जेई और मेन के लिए इंटरेस्टेड नहीं है तो आपको कहां तक पढ़ना है। जैसे ये जो है, अगर आपको जेई मेन एंड नीट के लिए इंटरेस्ट नहीं है तो आपको पढ़ना है यहां तक, जस्ट 3 ही प्रॉब्लम करना है। फर्स्ट जो 3 प्रॉब्लम मैंने बताया, वेरी सिंपल जो प्रॉब्लम्स था, ये 3 प्रॉब्लम जो है इसी से भी क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगर आपने सुना होगा तो इस साल का जो क्वेश्चन है दैट वाज बियॉन्ड जेई एंड नीट, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आ गया तो प्रिपरेशन आपको रखना, मतलब प्रिपरेशन अच्छा से प्रिपरेशन रखना ही मतलब सबसे सेफ है ना। क्योंकि क्वेश्चन कैसे आएगा, स्पेशली इन फिजिक्स इन सीबीएसई एग्जाम, यू कैन सी इन द लास्ट 2 years द क्वेश्चन वाज रियली टफ, है ना। सो इसलिए हमको प्रिपरेशन जब हम लेंगे, प्रिपरेशन भी ऐसे ही लेना पड़ेगा कि हम ऐसे सिचुएशंस के लिए भी तैयार हो रखे, है ना। ओके, सो फॉर टुडे thank you. In the next class we will discuss from the next topics, that is obviously Coulomb's law. So we will start Coulomb's law in the next topics in the next class. Okay, thank you.